नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम विदाउट होप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना। फ्रेंड्स, आपको पता है कि 10 जनवरी से एईडीओ की परीक्षा स्टार्ट है और ये पेपर पहली बार हो रहा है। तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका ये पेपर कैसा आएगा। तो इसका एक ये अच्छा तरीका हो सकता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठें, ताकि हमें क्वेश्चंस को क्रैक करने में आसानी हो। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला सीरीज़ नंबर 2 है। पहला हमने प्रैक्टिस सेट कल देख लिया था। तो चलो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। दिल्ली सल्तनत का। और आगे चल कर के ये वही गयासुद्दीन है जिन्होंने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करी। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो 1320 में। गयासुद्दीन के बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बताती हूँ कि ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी थी। जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। इनको और किस नाम से जानते हैं? गाजी मलिक भी कहते हैं। इनका एक नाम और क्या है? गाजी मलिक। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाजी मलिक किसको कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक को। इनकी एक उपलब्धि और देखी जा सकती है कि कहा जाता है कि इन्होंने 29 टाइम्स यानी कि 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। मंगोल आक्रमण को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे इनके बारे में। इन्होंने विफल किया था, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा है क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो है वो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां नहीं। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां नहीं। पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण नहीं। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पे कि अगर संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो हम सभी ने पढ़ा है कि इसका अधिकार हमारी संसद के पास है। लेकिन हमें पता है, हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे और ये संविधान संशोधन विधेयक 51 में आया। तो क्या आप बता सकते हो कि ये फिर जब संसद थी नहीं तो 1951 में ये संविधान संशोधन किसने किया? ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथमतः आपातकालीन स्थिति कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। आपातकाल ये किसके लिए बात कर रहा है? आर्टिकल नंबर 352 की बात कर रहा है। और आर्टिकल 352 में 3 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, ये याद रखना आप। इसमें मिलता है हमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें, आर्टिकल 352, तो इसमें हमें 3 शब्द देखने को मिलता है। एक तो हमें मिलता है देखने के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। देखो, 44वें संविधान संशोधन से पहले, यानी कि 44वें संविधान संशोधन से पहले ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह पे लिखा हुआ था हमारे संविधान में आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। इसी के आधार पे इंदिरा गांधी जी ने 1975 में, आपको पता है कि इमरजेंसी को लगाया था। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो उन्होंने इस आंतरिक अशांति को चेंज करके संविधान में ये शब्द लिखा, मतलब इसको हटा दिया और लिखा कि सशस्त्र विद्रोह जब होगा तभी हम क्या करेंगे, 352 को लागू करेंगे। और 352 को जब लागू करते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति ऐसा ये ये आदेश जारी करते हैं कि 352 आपातकाल लगाया गया है, तो इसके बाद में क्या होता है कि 1 महीने के भीतर ये क्वेश्चन पूछता है, 1 महीने या इसको लिख के आ जाता है कि 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों को,
संसद के दोनों सदनों को क्या करना होता है, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ये देखो मैं बस फैक्ट्स लिख रही हूँ, और ये कौन सा बहुमत होता है, सेकंड प्रकार का 2/3 बहुमत से इसको पास करना होता है। अगर ये संसद के दोनों सदनों से 30 दिन के भीतर ये आदेश पारित हो जाता है कि हाँ ठीक है आर्टिकल 352 लगाया जाएगा, तो ये हमारा जो है आपातकाल की स्थिति अगले 6 महीने के लिए लागू हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो कितने महीने तक लागू रहेगी, 6 महीने। फिर इसको दोबारा से 6 महीने के लिए हम ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि संसद के दोनों सदनों को अनुमोदन करना होगा, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से, वो भी किस प्रकार का, दूसरे प्रकार का, कितने दिन के भीतर करना होता है, तो जिस दिन इसकी घोषणा होती है उसके 1 महीने के भीतर लागू करना होता है। और इसके लिए शर्त क्या है, 352 को लगाने के लिए 2 शर्तें हैं। देखो पहला तो हमें चाहिए कैबिनेट की लिखित सलाह वो दें, मतलब लिख करके दें कि हाँ लगाना है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 352 की ज़रूरत है, और ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कैबिनेट शब्द हमारे संविधान में कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताओगे किस चीज़ के लिए है, तो 352 के लिए हमें कैबिनेट शब्द देखने को मिलता है। और इसको कब हमारे संविधान में डाला गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको हमारे संविधान में लगाया गया था। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हुई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पे। यहाँ से देखो ये जो मैंने बताया, यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप देख लेना। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए, तो निकोलस कॉपरनिकस की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसको हम कहते हैं लिटिल कमेंट्री, ठीक है। ये एक पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि छोटी किताब है ये। फिर इसके बाद इनकी एक बहुत फेमस किताब, मतलब ये जो थ्योरी थी सूर्य सिद्धांत, इस में इन्होंने बताया था सूर्य का सिद्धांत। उसके बाद इसी थ्योरी को बहुत डिटेल में इन्होंने अपनी एक बुक में बताया, जिस बुक का नाम था, ये पूछता है एग्जाम में इसलिए मैं लिख रही हूँ, डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम। इतना भी अगर आपको याद रहता है, डी रिवोल्यूशनिबस, अगर आपको इतना याद रहता है तो भी आप एग्ज़ाम में इसको टिक कर लोगे। और इस बुक में, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो आप बताओगे कि ये पब्लिश हुई थी बुक लगभग 1543 में, 1543 में। और इसमें कॉपरनिकस ने क्या बताया था कि जो हमारे ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ये हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं बनाता है। अब आपको लगेगा कि ये उत्तराखंड स्पेशल का ये क्वेश्चन है, नहीं, ये बिहार में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछले बीपीएससी में ही आई थिंक पूछा है इसने। तो कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है, तो आप इसका आंसर बताओगे अल्मोड़ा। देखो ये मैप वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैप आप देख लेना। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो सबको पता है कि इनका कार्य क्षेत्र क्या था, रांची था। बिहार का डालमिया नगर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बिहार के कुछ फेमस जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या फिर जहाँ पे खनन होता है, तो आप कुछ ऐसे एरिया को अपना एक लिस्ट बनाना और उसको थोड़ा सा देख लेना। तो डालमिया नगर की अगर बात करते हैं तो किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए। जबकि अगर भागलपुर की बात करते हैं, जैसे ये दिया है ना यहाँ पे रेशम या सूती वस्त्र की बात करेगा, तो यहाँ ये किस चीज़ के लिए, कहाँ पे है ये, भागलपुर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यहाँ पे रेशम और सूती वस्त्र का उद्योग है यहाँ पे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी, तो सबसे पहले आपको डेट ही याद होनी चाहिए कि असहयोग आंदोलन की डेट क्या है, तो आप बताओगे 1920 से लेकर के 1922 के बीच में। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी, लेकिन बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिहार के किस ज़िले से, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो देखो बिहार का पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ये कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 94, इसको लिख सकते हैं 94.16 लाख किलोमीटर,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र या वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? देखो, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक, सबसे छोटा जिला अगर पूछे तो आप बताओगे आंसर शिवहर। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा जिला है बिहार का, सबसे बड़ा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे बिहार के बारे में बता देती हूँ। ये यहाँ पे देख लो आप बिहार के बारे में। ऐसे करके जैसे मैं बना रही हूँ ना, ऐसे आप याद रखना। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे इंडिया के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप बताओगे 2 कितना बताओगे? 2.86% है। और अगर ये पूछेगा कि ये एरिया वाइज पूरे इंडिया में किस नंबर पे आता है, तो आप बताओगे 12वां सबसे बड़ा राज्य है ये, 12वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है आप बताओ? कल मैंने 3 या 4 आपको बताए थे। तो पहले पे राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 12th नंबर पे आता है अपना बिहार। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार किस नंबर पे है, तो आप बताओगे 3rd लार्जेस्ट स्टेट है ये जनसंख्या के हिसाब से। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ये थोड़ा सा फैक्ट्स आप कुछ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो ये शेर खां या इनका एक नाम और है फरीद खान। ये भी पूछ लेता है कि फरीद खान नाम से कौन फेमस है। इन्हीं को कहते हैं शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये वही है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में ही वर्णित है, ये किस पुस्तक में है? पंचेत की जागीर बिहार में, ये पंचेत की जागीर के बारे में पूछ रहा है कि किस बुक में इसका जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर आप बताओगे पादशाह नामा में। और इस पादशाह नामा की रचना किसने की है, अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है और पूछा भी है, तो आप बताओगे अब्दुल हमीद लाहौरी। इसमें किसका है? इसमें शाहजहां के शासनकाल का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, और उसी में एक वर्णन आता है पंचेत की जागीर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पादशाहनामा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखो, ये शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। और अब आप मुझे ये बताओगे कि सासाराम किस जिले में है। क्वेश्चन अगर ये भी तो पूछ सकता है, तो आप बताओगे रोहतास। ठीक। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित एक सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो ये मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स थे अमेरिका के, उन लोगों ने ये कारनामा किया है। तो आप इसका आंसर यूएस से बताओगे, जिसमें क्या किया गया है, एक सूअर के हार्ट को मानव में, जिसको हृदय की बीमारी थी, हार्ट की डिजीज़ थी, उसमें सफलतापूर्वक क्या किया गया है? ट्रांसप्लांट किया गया है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीकी को कैसे जाना जा सकता है? देखो, ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको बताओगे क्रिप्टो करेंसी जो है जिस टेक्निक पे काम करती है उसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? देखो, इनके ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो इसलिए मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ते हो या सॉल्व करते हो, तो उसके इंग्लिश वर्जन को ज़रूर ध्यान रखना। इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सुना है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो आरबीसी होती है उसका आकार कुछ ऐसा हो जाता है, हंसिए के आकार का, जिसकी वजह से वो क्या करती है कि अच्छे से ऑक्सीजन को हर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाती, अपनी हर बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंचा पाती हैं, दिक्कत आती है। तो ये जो त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो पहला हमारा यही हो जाएगा, दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया में। और एक डिजीज़ और है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है।
तो ये दोनों डिजीज़ ऐसे हैं जिसमें त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? तो देखो, किसी भी पेड़ के उम्र की गणना को करने के लिए क्या हम करते हैं कि प्लांट का जो ये तना होता है, इसके बीच में कुछ ऐसे ऐसे वलय पड़ते हैं और ये वलय हर साल पड़ते हैं। तो एक वलय बराबर होता है 1 साल, एक वलय बराबर होता है 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, तो हम इन वलयों को काउंट करते हैं, जैसे एक ये वलय बना, फिर ऐसे वलय बनेगा इसी के ऊपर, फिर ऐसे वलय बनेगा। इनको काउंट करके पेड़ की उम्र की गणना हम कर सकते हैं। तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे को माप के, ये घेरा मतलब वलय, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा क्या वितरित करने में मदद करता है? तो आपको पता है कि पौधे का तना सब पूरे प्लांट में भोजन तो पहुंचाता ही है, इसके साथ साथ ये तना है, ये मान लेते हैं, तो ये क्या करता है, पेड़ को मजबूती भी प्रदान करता है, पेड़ मजबूती से खड़े रहते हैं। तो हमारा ये आकार भी देता है, भोजन का भंडारण भी करता है। और अगर आप देखोगे जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण का भी काम करते हैं, जैसे कैक्टस हो गया या फिर आपका ये एलोवेरा का प्लांट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में 1 से अधिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी में उगते हैं? तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये क्या करते हैं कि कीटों को खाते हैं और खा करके उस मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं और कौन से नहीं हैं? कुछ नाम मैं लिख रही हूँ, आप बताना ये हैं कि नहीं। तो पहला है हमारा पिचर प्लांट। अभी मैंने आपको कहा था कि साइंस के नाम आप ऐसे ही याद रखोगे। दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रोसेरा। एक नाम और कर लेते हैं, यूट्री क्यूलेरिया, सी है ये, क्यूलेरिया। और एक नाम देख लेते हैं, कोबरा लिली। आप इनमें से बताओ कौन सा इसमें कीटभक्षी पौधा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो ये सभी जो हैं वो कीटभक्षी पौधे हैं, आपको ये नाम एज इट इज़ याद कर लेने हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक, कौन कौन से, पिचर प्लांट हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, कोबरा लिली हो गया। तो आपको ये 4 नाम हैं, ऐसे याद कर लेने हैं। अगला देख लेते हैं, ये कहाँ उगते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी जगह पे उगते हैं और कीटों को खा करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं मिट्टी में। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अब देखो, ये ब्रायोफाइटा आपने कहीं देखा है? कहाँ पे देखा है? ये पौधों का एक प्रकार है जिसको आप देख सकते हो, जो काई लग जाती है, जिसको हम मॉस भी कहते हैं। ठीक है, ये मॉस भी लिख के आ सकता है और काई भी लिख के आ सकता है। तो इस टाइप के पौधों को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। इनमें जो मातृ कोशिका होती है वो एक द्विगुणित कोशिका होती है, यानी कि एक द्विगुणित कोशिका होती है। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जो यहाँ इसके बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप इसका आंसर बताओगे कि वो अगुणित होते हैं। ठीक है, ये बीजाणु बनते हैं, फिर एक पैकेट में स्टोर होते हैं, इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। अच्छा, ये ब्रायोफाइटा बड़ा इनका पेट टॉपिक है, पेट पौधा है, कई बार इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये कहाँ पे उगते हैं, आप बताओगे छायादार और नम जगहों पे। ठीक है, अगर और क्वेश्चन क्या, और इसका क्या बताओगे आप कि इनका आकार कैसा होता है इन पौधों का, तो ये आकार में छोटे कद के पौधे होते हैं, छोटे। आप देखो काई कैसी होती है, छोटे छोटे होते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप इसको कार्बोहाइड्रेट कह लो। ये जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें क्या होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटोप्लास्ट का क्या काम है? देखो, ये प्रोटोप्लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, ये
दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा एग्ज़ाम में। एक हमारा होता है सेल में प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा, और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, देखो जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेल का, प्लांट और मानव दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ये मान लेते हैं स्ट्रक्चर है। तो जो प्लांट की सेल है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये किसकी सेल है, ये किसकी कोशिका है, ये है प्लांट की। और ये हमारी जो मतलब एनिमल्स की है, एनिमल, इनकी जो कोशिका है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, तो इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत लोग कहेंगे कि इंग्लिश में लिख दिया है, इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अगर, और इस वाले पार्ट को कहते हैं कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की सारी चीज़ें, यानी कि कोशिका द्रव्य भी, न्यूक्लियस का द्रव्य भी शामिल है इसमें, और ये वाला भी, साइटोप्लाज्म का भी, कोशिका का भी, इन सब को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि इसमें ये सेल वॉल शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना आप। इसको हिंदी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को, मैं यहाँ लिख देती हूँ जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब देखो यहाँ पे आता है प्रोटोप्लास्ट। तो देखो प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा प्लांट है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये उपस्थित नहीं होती है। तो अब आप एक बात बताओ, अगर सेल वॉल कहीं पे नहीं होगा, ये बाहरी लेयर अगर नहीं होगा, तो प्लांट की कोशिका कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है हमारा, ये देखो, ये है कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा झिल्ली, तो ये होगा ही नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो आप काटो। पादप की कोशिका अंदर का मैंने बताया, ये वाला पूरा पार्ट, क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता, तो पादप की जो अंदर की कोशिका है ये माइनस कोशिका भित्ति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक बार फिर से देखना, आप इसको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, क्वथनांक इन द सेंस की बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पानी। जिस पे कोई चीज़ क्या करती है, गर्म होती है, मतलब खौलने लगती है, बॉयल होने लगती है। दो रंगहीन गैसों को अगर मिश्रित करते हैं तो गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये कौन सी गैसें हैं, देखो, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम गर्म करते हैं, ये दोनों क्या हैं, रंगहीन गैसें हैं। तो इससे क्या बनता है, इससे गैस बनती है, रंगीन गैस बनती है, वो भी किस रंग की, भूरे रंग की। तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन को जब आपस में मिला करके गर्म करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा NO2। और ये NO2 कैसा होगा, रंगीन, किस रंग का होगा, भूरे रंग का। यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये नीलम रूबी क्या है, तो आपको पता है कि ये एक रत्न है, और ये एक प्रकार का खनिज पाया जाता है जिसका नाम है कोरेंडम, कोरेंडम। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे कोरेंडम। इसी का एक अपर रूप है, मतलब इसका एक प्रकार है, कोरेंडम का एक प्रकार होता है। नीलम या रूबी नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपको ऐसे याद कर लेना, रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो हंसने वाली गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे, या चलो मैं ही आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो BPSC ने कई बार पूछा हुआ है अपने अदर एग्ज़ाम्स में। चलो, एक आप मुझे बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस
ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, और एक आप मुझे बताओ जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अगर आपसे ये कई बार पूछा है, ध्यान देना, मैं फिर से कई बार कह रही हूँ इस चीज़ को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, यानी कि आप लिखोगे CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, मतलब ये हाफ है और ये वाटर है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 डॉट 2H2O। यानी कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या होता है, इसमें जब आप पानी मिलाते हो तो ये कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और क्या बोलते हैं इसको, डाईहाइड्रेट। और एक आप मुझे और बताओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC के द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर। और ठीक है, बस आप एक यही बताओ, अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। देखो मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रही है और हमने टाइमर लगाया है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर वहाँ होगा, तो हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि 1 से 1.25 घंटे के बीच में हम इतनी प्रैक्टिस करें कि हमारा ये पेपर सॉल्व हो जाए 100 क्वेश्चन का। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल और कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे अंगूर में पाया जाता है। तो यानी अंगूर और इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक यहाँ पे देखो लिखा है मेथनोइक, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे कि चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, और कहाँ पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, ये पाया जाता है मेथनोइक। लैक्टिक अम्ल, जब भी लैक्टिक की बात करता है, बस आप ये याद रखना, तो दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे पाया जाता है। चूंकि ये अम्ल है तो दूध को ये क्या करेगा, खट्टा करेगा, यानी कि ये दही में पाया जाता है। ठीक है, अगला अगर एक और पूछें आपसे कि पूछा जाए कि सेब में क्या पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल है, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बताएंगे आप इसका आंसर। तो इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैं इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, इसको याद कर लेना आप। ठीक, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो इनको नहीं पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर हम करेंगे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्लोरीन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में pH 7 से अधिक है, आप ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका pH वैल्यू जो है वो 7 से अधिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस। आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। और ये तो याद रखना आप, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, अग्नाशय यहाँ से निकलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। इसीलिए जब ड्यूोडेनम में हमारा खाना पहुंचता है तो उसकी जो प्रकृति होती है, यानी कि लीवर से जो जूस आता है वो कैसा होता है, बाइल जूस, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, ताकि अम्ल के प्रभाव को क्षार कम करे। तो गैस्ट्रिक जूस का मान लगभग pH वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसका आंसर बताओगे आप 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। अगर रक्त प्लाज्मा का पूछता है तो इसका 7.4 के आसपास होता है। और अगर आपसे पूछता है सिरका का, तो सिरका भी क्या है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी कि 2.4 से लेके 3.4 के आसपास होता है। तो pH वैल्यू 7 से अधिक, देखो pH वैल्यू क्या होता है, 7 से 14 तक के बीच में नापने के लिए कि माध्यम जो है अम्लीय है या क्षारीय है, ये मापक है ये। तो 7 को बेस माना गया है, 7 से अगर कोई चीज़ कम है
जैसे ये मैं बताऊं आपको, यहाँ पे ये है 7। अगर 7 से कोई चीज़ कम है तो वो कैसा माध्यम है? अम्लीय है। अगर 7 से कोई चीज़ ज़्यादा है, वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो वो कैसा माध्यम है? क्षारीय है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? तो आप बताओ, क्योंकि देखो 7 से ज़्यादा इसकी वैल्यू है, तो ये कैसा? क्षारीय है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं और यही निकल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन क्या है आपका? उदासीन कण है। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव कण होता है। तो ये निकल जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान देना इसको। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में दिखाई देता है? तो आप देखो, ये है सन। तो जब भी सन से बारिश होगी तो इंद्रधनुष बनेगा, तो ये भी हमेशा सन के विपरीत दिशा में बनेगा। जिधर सूर्य निकलेगा उसके विपरीत दिशा में हमारा इंद्रधनुष बनता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके का दर्पण उपयोग किया जाता है? यहाँ ईएनटी का क्या मतलब है? ईयर, नोज, और ये टी का क्या मतलब है? थ्रॉट, गले के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब इनको देखना है डॉक्टर्स को, तो चीज अगर हमें दांत को देखना है किसी के या कान को देखना है, तो हमें चीज़ें क्या करनी होगी? बड़ी करके देखनी होगी, क्योंकि वो एरिया बहुत कम है। तो उस चीज़ को जब हम एक ऐसे दर्पण के द्वारा देखते हैं ताकि हमें ये छोटी चीज़ कैसी दिखाई दे? इतनी बड़ी दिखाई दे। तो इसके लिए छोटी चीज़ को बड़ा करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि किस में नापी जाती है? तो मापी जाती है डेसिबल में। अब अपना आंसर चेक कर लो, डेसिबल। डेसिबल इसमें है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, बस इसको ऐसे ही याद कर लेना, और इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई का मात्रक क्या है? देखो, आपेक्षिक घनत्व, इसका मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन विमाहीन राशि है, और कोई भी राशि जो विमाहीन होती है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखना। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? तो विद्युत धारा जो ये है, इसको किससे नापते हैं? इसको नापने का काम करता है एम्पियर। पहले तो इसकी इकाई याद कर लो, यानी कि इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। अब ये पूछ रहा क्वेश्चन आपसे कि ये जो एम्पियर है, इसको धारा को कैसे पहचानेंगे, किस यंत्र के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर के द्वारा पहचानते हैं कि एम्पियर कितनी है। ठीक है। भारत में प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत में आपको पता है गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ई, यानी कि वो एक से अधिक। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना हो गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपको पता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर आपसे पूछ ले कि इसकी डेट क्या है, 5 ईयर प्लान, तो क्या बताएंगे? 2012 से लेके 2017 के बीच में ये चली थी। और तो 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकंड। अगर यहाँ लिखती हूँ मैं, 11th 5 ईयर प्लान की थीम क्या थी, क्या उद्देश्य इन्होंने तय किया था? तो आप बताओगे, तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास। ठीक। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि 12th जो 5 ईयर प्लान था उसकी थीम क्या है, ये दोनों की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है। तो इसमें देखो थीम यही थी, बस इसी में थोड़ा सा चेंज किया गया था। इसको किया गया तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। और
अधिक समावेशी विकास। ठीक, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बस ये दो थीम है। अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आंसर क्या है इसमें। ये ये तो देखो, निर्धनता का उन्मूलन तो था नहीं, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि थी नहीं। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि तो क्या था, तीव्र और समावेशी, तो ये था नहीं। आप बताओगे उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये देखो, ये आपको ऐसे याद कर लेना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, एनएसओ के द्वारा ही इसका आकलन किया जाता है। किसका, राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का। ये याद करना है ये आपको। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो देखो, एक टाइम हुआ करता था जब कृषि क्षेत्र का योगदान हमारी नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा था, लेकिन फिलहाल सेवा क्षेत्र जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के बाद अगर पूछेगा तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, उद्योग आएगा, और फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका कृषि। अब ये थर्ड नंबर पे है। 19 से 18 या 19% है इसका योगदान कृषि क्षेत्र का। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगारी के विपरीत अल्परोजगारी, पता नहीं शायद ये मिसप्रिंट है, छोड़ो इसको, मैं अगले वीडियो में सही करूँगी। एनएसएसओ, ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी और आधार बनाया था 2011 और 12 को। ठीक, इनकी रिपोर्ट जो थी वो किसके सिद्धांत पे आधारित थी, तो आप ये बताओगे, क्वेश्चन ये पूछ दे कि एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है 68वें दौर की, वो किसके रिकमेंडेशन पे आधारित है, तो आप बताओगे तेंदुलकर समिति की। तेंदुलकर, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं कहीं और लिखती हूँ, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। कुछ इनकी बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, एक सेकंड देखो, ये एनएसएसओ, इनकी जो रिपोर्ट है वो बेस ईयर क्या है इसका, 2011-12। ये ध्यान रखोगे। किसकी रिकमेंडेशन को इन्होंने आधार बनाया है, तो आप बताओगे तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति। ठीक, इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने ये बताया है कि भारत में जो कितनी जनसंख्या है, यानी कि इन्होंने कहा कि भारत में 21.9% ऐसी जनसंख्या है जो बीपीएल के नीचे रहती है। ये फैक्ट है, ये आपको ऐसे याद रखना है। 21.9% ऐसी जनसंख्या है जो कहाँ रहती है, बीपीएल के नीचे। और इन्होंने ये कहा कि बीपीएल के नीचे जो 21.9 है, अगर इसको ग्रामीण क्षेत्र में देखें, ग्रामीण में, और अगर शहर में देखें, तो ग्रामीण में कितने लोग बीपीएल के नीचे हैं, तो यही संख्या हो जाती है 25.7%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेना एक बार इसको, बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछती है। 13.7% ऐसे लोग हैं इस 21.9% बीपीएल में, यानी जो बीपीएल के नीचे हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र से 25.7% ऐसे लोग हैं जो बीपीएल के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। और शहरी क्षेत्र में कितने हैं, 13.7, यानी 13.7% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक, एक बात इन्होंने और बताई थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, यहाँ लिखती हूँ। इन्होंने ये कहा कि गरीबी रेखा के लिए आय का जो निर्धारण किया था, आय का निर्धारण किस चीज़ के लिए, बीपीएल के लिए। ठीक है, तो इसकी जो लाइन है, बीपीएल लाइन जो है इनकी बनाया इन्होंने, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या बनाया और शहरी क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने ये कहा कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 27.20, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति
और कब? प्रतिदिन, पर डे। शहर में कितना बताया इन्होंने 33.33 प्रत्येक व्यक्ति, पर्सन और पर डे। अगर इतना कमाता है तो वो, इससे कम कमाता है तो वो क्या है? बीपीएल के नीचे है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने गरीबी रेखा की लाइन कितनी तय की? 27.20 और शहरी क्षेत्र के लिए 33.33। अब अपना आप देखो ऑप्शन यहाँ पे, ये डेटा है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना। बहुत नीचे आ गए हम लोग। ये है, क्या बताया मैंने अभी आपको? ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा को कितना तय किया गया था? तो अभी मैंने बताया 27.20, तो ये हमारा सही है। शहरी क्षेत्र के लिए कितना? 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया, तो ये भी सही है। और अगला है, भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। समझ में आ गया? ये मैंने पूरा डेटा आपको एक जगह लिख दिया, आप एक बार उसको याद कर लेना, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा ऐसे ही। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी जो सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं अभी आपको 2025 के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख कौन करता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये सेंटर का नाम है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये संस्था क्या करती है? इन्होंने ये बताया कि 2020 में जो बिहार की बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी? वो थी 9.8% थी। लेकिन अगर रिसेंट का डेटा देखें, यानी कि अगस्त 2024 तक, अभी लेटेस्ट है, तो इन्होंने बताया कि वर्तमान में, यानी कि क्वेश्चन अब आपको इस बेस पे आएगा, तो वर्तमान में इनका जो है बेरोजगारी दर बिहार की वो कितनी हो गई है? तो बेरोजगारी दर इनकी बढ़ी है, यानी कि 19.1%। कितनी थी 2020 में? 9.8% थी, और ये बढ़ के कितनी हो गई है? 19.1%। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्तमान में बिहार की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ी है या घटी है? तो आप बताओगे बढ़ी है। देखो, निम्न में से निम्न राज्यों ने धारा 348 क्लॉज 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है। कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में हिंदी भाषा को कामकाज के लिए मान्यता दे दी है? तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? तो अभी देखो, इस उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने और राजस्थान ने ऐसा काम किया है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम हमारा जाएगा, कोई नहीं, कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखो, ये सबको पता है कि उच्च न्यायालय के अगर जजों से संबंधित कोई काम होगा तो वो कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, और अगर हाई कोर्ट से संबंधित कोई काम होगा, देखो अगर उच्च न्यायालय लिख के आएगा तो हम सीधे बताएंगे संसद, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अब संसद में किसके तहत क्या है, क्या प्रावधान है? तो हम ये बताएंगे, संसद के लिए जो हाई कोर्ट है, संसद के लिए नहीं, संविधान में उच्च न्यायालय जो है, इसके लिए प्रावधान किस भाग में किए गए हैं? तो आप बताओगे भाग नंबर 6 में। आर्टिकल अगर आपसे पूछ दिया जाए किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप बताओगे 214 से लेकर के 232 के बीच में। अगर आपसे ये पूछे कि आर्टिकल 231 क्या है, आर्टिकल 231 क्या है, तो आर्टिकल
231 ये कहता है कि संसद अगर चाहे तो विधि के द्वारा एक या अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या एक या अधिक राज्यों या यूटी को मिला करके एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। यही कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 231। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 62 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही है, ये देखो यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ और ये क्वेश्चन ही है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र किसको दे? ओ हो, ये देखो ये क्वेश्चन है, किसको त्यागपत्र देगा अपना त्यागपत्र? ये देंगे राष्ट्रपति को। और इनका कार्यकाल यानी कि शपथ के बाद ये 62 ईयर्स तक अपने पद पे रह सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 217 का ए कहता है, किस आर्टिकल के तहत ये देंगे? आर्टिकल 217 क्लॉज 1 और इसका सब क्लॉज ए के तहत ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट के जज। तो कौन है ये? किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 साल होता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो बड़ा आसान सा है, ये कितना होना चाहिए? 25 साल। और अगर राज्यसभा का पूछ दे तो आप क्या बताओगे? राज्यसभा का 30 वर्ष। एक व्यक्ति को कितना होना चाहिए? कम से कम 30 साल का होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। भारत का महान्यायवादी किस? अच्छा, महान्यायवादी से क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले आप ये बताओ कि महान्यायवादी के बारे में प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो चलो मैं ही बता देती हूँ, आर्टिकल 76 आपको जरूर से ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय की, याद रखना, उच्चतम न्यायालय की का जज बनने की योग्यता रखता है, उसको अटॉर्नी जनरल बना नियुक्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। धन विधेयक को पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है? तो आप देखो, धन विधेयक कहने का मतलब है आर्टिकल 110। यानी कि आर्टिकल 110 में लिखित वो सारे विषय, जो भी विषय लिखे गए हैं वो सभी क्या कहे जाते हैं? धन विधेयक। अच्छा, एक इसको देखो, इसको केवल लोकसभा में पेश करते हैं। अब एक कन्फ्यूजन आता है धन विधेयक और वित्त विधेयक में। ये देखो, मैं बहुत इजी तरीके से आपको याद कराती हूँ। एक आता है वित्त विधेयक। दो तरीके के विधेयक हैं। धन विधेयक का जिक्र किस में है? आर्टिकल 110 में। यानी कि वो सारे विषय जो 110 में वर्णित हैं वो धन विधेयक हैं। धन विधेयक को कौन वेरीफाई करता है कि ये धन विधेयक है? तो लोकसभा स्पीकर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक को कौन बताता है, परिभाषित करता है? तो आप बताओगे लोकसभा अध्यक्ष। देखो कैसे याद करना है भाई। पैसा किसके पास होता है? धन किसके पास होता है? तो धन होता है राजा के पास। और राजा का कौन है इस समय भारत के? तो राजा कौन होते हैं? जो सरकार होती है। और भारत की सरकार जो होती है वो किस में बैठती है? लोकसभा में। ठीक, लोकसभा। तो ये कहाँ पेश होगा? धन किसके पास है? सरकार के पास, यानी कि मोदी जी के पास। और मोदी जी के सारा यानी कार्यपालिका काम कहाँ से करती है? लोकसभा से करती है। तो ये कहाँ पेश होता है? केवल और केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पेश हो सकता है। अब बात आती है वित्त विधेयक की, तो ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है। देखो, एक ऐसे मैं ग्राफ बनाती हूँ, ये है, ये क्या है? वित्त विधेयक। देखो, इस ग्राफ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्या है? धन विधेयक। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ दे आपसे कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, तो आप क्या बताओगे? यस, सभी धन विधेयक क्या है? वित्त विधेयक। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, तो आप बताओगे नो। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, इवन उत्तर प्रदेश में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको एक बार आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर है, इधर छोटा तो नहीं है, नहीं, ये है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब ये मौलिक कर्तव्य आपको याद होना चाहिए। पहले तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। कब?
1976 में जोड़ा गया और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां फिर बाद में जोड़ा गया था। तो ये क्या है, किसकी, अच्छा कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पे जोड़े गए। तो आप बताओगे स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उनकी सिफारिश पे जोड़े गए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं होगा, ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, तो ये है। अगला देख लेते हैं, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि आर्टिकल 21 का ए है ये। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये कहाँ पे है, आर्टिकल 17 में है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। देखो मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, आप 2-3 बार ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं इनको अगर पढ़ लोगे तो दिमाग में एक मैप बना रहेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ज़्यादा नहीं है, 11 ही हैं टोटल, तो एक बार इसको पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखो जो हमारा संविधान का डीपीएसपी है, डीपीएसपी, इसके आर्टिकल 40 में पंचायतों के बारे में जिक्र किया गया है डीपीएसपी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, एक बार डीपीएसपी को ज़्यादा नहीं है, 32 से लेकर के 36 से लेकर कितने हैं, 51 तक हैं, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारे कुछ जो हैं पॉलिटी में है, क्या पॉलिटी में आपको बेसिकली पढ़ना होता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तावना हो गई। मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रस्तावना की एक छोटी वीडियो बहुत कम टाइम का डालूँगी जिससे आपका प्रस्तावना पूरा एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया 12 से लेकर 35 तक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 156 राज्यपाल की पदावधि, 153, देखो राज्यपाल से लेके और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में भी और अदर भी स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है ये आपको बताना है। आप एक बार देखो इसको ध्यान से, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप ये देखो, ये जो अनुच्छेद 155 लिख रहा है ना, राज्यपाल को हटाना, यहाँ पे होगा राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायत देखो 2 हैं इसमें, एक होता है पंचायत और एक होता है नगर पंचायत, नगर पालिका। एक होती है हमारी नगर, शहरों के लिए। तो जब बात करता है पंचायत की तो हमारा कौन सा भाग आता है इसमें, किस भाग में, तो भाग 9 में। और अगर इसकी बात करता है तो 9A में। उसके बाद एक और भाग है इसका 9B जो किससे संबंधित है, सहकारी संघ से, सहकारी संघ। अब चेक कर लो ऑप्शन क्या है, भाग 6 काट दो, भाग 9A तो ये नगर पालिका से संबंधित है, काट दो, भाग 9A, अच्छा ये मिस प्रिंट है, इसको आप ये ऐसे ये बना लो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि 2 ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, जबकि नगर पालिका के बारे में नगरों से रिलेटेड अगर पूछेगा तो 9A में है और 9B में सहकारी संघ की बात की गई है। अगला देख लेते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखो जो ये न्यायिक पुनरावलोकन है यानी कि जुडिशियल रिव्यू है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, यह अनुच्छेद 13 के तहत किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत ऐसी सभी विधियां जो मूल अधिकारों को न्यून या कम करती हैं या समाप्त करती हैं, ऐसी सभी विधियों का क्या किया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा और उसका की न्यायिक समीक्षा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही है न्यायिक पुनरावलोकन
अनुच्छेद 13 के तहत आता है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी निम्न ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको पता है कि CO2 भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखो 1 से 2 अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो फटाफट आगे बढ़ना है। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाती हैं। जैव मंडल में सभी जातियां परस्पर संबंध बनाती हैं, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, ठीक है। अच्छा, इस तंत्र को क्या कहते हैं? तो बड़ा आसान सा है, पारितंत्र कहते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो पारितंत्र है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये मुझे बताना। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? देखो, जैव विविधता का मान कहाँ पे अधिक होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है? जो 0 डिग्री के आसपास के, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आपको पता है यहाँ साल भर टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। और जब तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, और पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, यहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा होंगे। तो विविधता कहाँ पे होगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? अच्छा, तो ये छोड़े गए हैं 10 कैप्टिव नस्ल की, ये छोड़े गए हैं नतांगकी नेशनल पार्क में। अब ये नतांगकी नेशनल पार्क, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ये था कि नतांगकी नेशनल पार्क के बारे में आपको पता चले। देखो अब इस नाम से तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी एक शब्द लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हमने पढ़ा है। अगर हम कहें इटांगी, इटांकी, अगर मैं कहूँ कि इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको तुरंत समझ में, अगर अगर आपने पढ़ा है तो नतांगकी नेशनल पार्क, जिसको इटांकी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे है? नागालैंड में। और ये नागालैंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, याद रखना ये। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है। अगला देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ठीक है। 61 लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ। आई थिंक, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको छोड़ते हैं, अगले वीडियो में इसको मैं देखूंगी मैं। केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है। अब देखो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि साइलेंट वैली कहाँ पे है या शांत घाटी कहाँ पे है, तो आप बताओगे केरल में है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। अब ये संरक्षित किया गया है, क्यों इसको? तो देखो, पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियों का घर है ये, तो ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए फेमस ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। CAA के अंतर्गत नागरिकता, अब ये क्या है? CAA क्वेश्चन आपसे यही पूछे कि CAA कब का एक्ट है, तो CAA एक्ट जो है वो 2019 का है। ये फैक्ट आप एक याद रखना। कि अंतर्गत नागरिकता की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए आवेदन और निष्पादन कौन करता है? तो जाहिर सी बात है जनगणना विभाग करेगा, क्योंकि इसके द्वारा ही इनको बताया जाता है कि कौन कब से भारत का नागरिक है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका संकेंद्रण आप बताओगे मिजोरम में। और मिजोरम में कितना है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो मिजोरम में 94.4%। और इसके बाद नंबर आता है नागालैंड का। आई थिंक नागालैंड में 98 पॉइंट समथिंग % है। तो पहले नंबर पे हमारा आता है मिजोरम पूरे भारत में, और सेकंड नंबर पे आता है नागालैंड। किस चीज़ के लिए? तो जनजाति जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा का है 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कि पामीर नॉट को, यानी कि पामीर के पठार को। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। पहले तो यही पूछ लेगा कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो अगर प्रेयरी की बात करता है तो ये कहाँ पे? USA में। वेल्ड की बात करता है तो साउथ अफ्रीका में। स्टेपीज की बात करता है तो ये कहाँ पे है? ये यूरेशिया ऊपर वाले पार्ट में है, यूरोप में मान लेते हैं, वो यूरोप का ऊपर वाला पार्ट। पंपास कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में है। बीच वाला जो क्षेत्र है अर्जेंटीना और
उरुग्वे के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पंपास घास का मैदान पाया जाता है। और याद रखना ये वो है उष्ण घास का मैदान है, छोटे छोटे घास पाए जाते हैं यहाँ पे। जबकि ये क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। ये भी क्या है, ये भी उष्ण है। और स्टेपीज भी क्या है, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राज़ील के पठार। अब ये ब्राज़ील के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ के पठार में जो मैदान है उनको कहते हैं कंपोज। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? देखो, होता है सियाल, सीमा और निफे। ठीक, अगर महाद्वीप में पूछेगा तो महाद्वीप की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यहाँ से। और महासागर में पूछेगा तो महासागर गहरे होते हैं। भूपर्पटी का मतलब क्या, उनका सतह, ये जैसे ये जहाँ ये वाला। तो महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप से गहरे होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे महाद्वीप ऐसे है तो ये यहाँ महासागर की परपटी यहाँ शुरू होती है, ये पानी है पूरा। तो इनकी जो मोटाई होती है भूपर्पटी की महासागरों की कितनी होती है, 5 से 10 किलोमीटर के आसपास होती है। और इन यहाँ पे ये ऊपर वाला एरिया जो सियाल वाला ये नहीं पाया जाता। यहाँ क्या पाया जाता है, सीमा। सीमा का क्या मतलब है, तो देखो जब सियाल कहता है तो सियाल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना ये। और जब सीमा कहता है तो इसका मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। यानी कि इसकी सीमा कहाँ से शुरू होती है, सीमा से, ये। और निफे का क्या मतलब होता है, निकिल और फेरस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो ये टेस्ट सीरीज है इसलिए मैं बहुत कम कम बता के आपको आगे बढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले पड़ता है क्षोभ मंडल, फिर पड़ता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और एक्सोस्फियर, इस तरीके से आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? वृहद ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो सबसे स्टार्टिंग में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, आपको पता है। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि का, और शनि के बाद आता है हमारा अरुण, और अरुण के बाद नंबर आता है वरुण का। ठीक है, तो ये 4 हमारे मेजर बड़े ग्रह कहे जाते हैं। तो इसमें कौन सा है, हमारा हो जाएगा मंगल। मंगल क्या है, छोटा ग्रह है, केवल बुध से बड़ा है ये। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखो ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आ गया। तो कैमूर का जो पठार है वो प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में ये याद रखना आपको, चूना पत्थर के लिए है। अब ये देख लेना कि बिहार में लिथियम कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ये आप देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा, मध्यवर्ती गंगा। मध्यवर्ती गंगा का मैदान अगर बोलेगा तो आप कौन सा एरिया बताओगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया मतलब पूर्वी भाग, और बिहार का पार्ट। ठीक है, ये पूरा आता है मध्यवर्ती गंगा के मैदान में। तो ये पूछ रहा है कि कृषि जलवायु की विशेषता क्या नहीं है इसमें। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में आता है, ये विशेषता है, गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ठीक है, ये भी है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि 100 से लेकर के मान लेते हैं कि 150 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसके लिए सही हैं। ये देखो ये मैं सही सही कर रही हूँ तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये आंसर है। आंसर हमारा ये होगा, ये मैं ये बता रही हूँ कि ये बातें सही हैं। तो उपर्युक्त में से कोई ऐसी, ये पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो उपर्युक्त मध्यवर्ती गंगा के कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये विशेषता है, ये विशेषता है और ये विशेषता है। तो विशेषता नहीं है इसमें, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? अब देखो त्रिवार्था, कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से जलवायु के बारे में अपना विश्लेषण किया है। तो अगर त्रिवार्था की बात, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको त्रिवार्था के लिए बताया था, जब उन्होंने कहा था कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप ये बताओगे कि कैसी है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि एम प्रकार की जलवायु जो है वो भारत के किस एरिया में पाई जाती है, तो
पश्चिमी तट पे पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या बताया जा सकता है? ठीक है, बस इसका यही करो आप। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। ठीक है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको किस नाम से जानेंगे? मैंगो शावर के नाम से। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, केरल में और कर्नाटक के कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में ये वर्षा होती है, तब इसको मैंगो शावर कहेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि ब्लॉसम शावर किस कब बोलेंगे, तब फिर आप क्या बताओगे इसको? या क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि काल बैशाखी, बैशाखी ये सारी एक ही टाइम पे होने वाली बारिश हैं, तो ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है बंगाल में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, काल बैशाखी बारिश कहाँ होती है? तो बंगाल में होती है। और चेरी ब्लॉसम अगर पूछेगा तो आप बताओगे ये होती है कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में पूछेगा तो आप बताओगे मैंगो शावर होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो शावर। ब्लॉसम या इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम भी इसको बोलते हैं, इसका नाम है। तो ये कर्नाटक में होती है। काल बैशाखी कहाँ होती है? बंगाल में। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और ये कितनी है इनकी सीमा? 4096 किलोमीटर। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे आपसे कि सेकंड नंबर पे सीमा किस, सेकंड सबसे हाईएस्ट सीमा किससे लगती है? तो आप बताओगे चीन से, चाइना से। कितनी लगती है? लगती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओगे कि पाकिस्तान से सीमा कितनी लगती है और नेपाल से कितनी लगती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। अब हमारा अगला है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये बड़ा आसान सा है, यमुना नदी करती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। चुंबी घाटी स्थित है कहाँ पे? तो चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के बीच में। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपको भी पता है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज कब की थी इन्होंने स्थापना आर्य समाज की? तो 1875 में किया था इन्होंने। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता है? तो पंडिता रमाबाई को, इनका पूरा नाम ही है पंडिता रमाबाई। और इनकी एक बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने 1882 में आर्य महिला, आर्य महिला विद्यालय की स्थापना की थी। आर्य महिला सभा बनाया था इन्होंने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, तो आप ये ध्यान रखना। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और ये, अब आप मुझे ये बताओ कि ये कब किया था इन्होंने? तो 1881 में, यानी कि 1881 में किया था। इस समाचार पत्र से रिलेटेड देखो एक फैक्ट बताती हूँ मैं आपको, ये कई बार पूछा है। इस पत्रिका का नाम क्या है? मराठा। लेकिन ये पत्रिका किस लैंग्वेज में थी? तो आप बताओगे अंग्रेजी भाषा में थी। ये मराठा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंग्लिश में थी। जबकि जो ये केसरी समाचार पत्र है ये किस लैंग्वेज में थी? तो ये मराठी लैंग्वेज में थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए आप इसको थोड़ा देख के जाना। ये कब छपी थी, कब शुरू हुई थी? 1881 में। मराठा नाम है लेकिन ये छपती थी अंग्रेजी में, केसरी मराठी में थी। और इसको किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अगर आप तैयारी करते हो तो कई बार आपके आंखों के सामने से गुजरा होगा, आनंद मठ से। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया आर्य समाज से संबंधित है। और इसको दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। किस महीने में पीर अली ने घटना में, किस महीने में पीर अली ने घटना में, अच्छा घटना नहीं, इसको आप पटना बनाओ, ये पटना। ठीक है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो ये 3 जुलाई के दिन, 3 जुलाई 1857 में किया था। तो ये जुलाई, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने, ये क्या थे पीर अली के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, तो ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे।
इन्होंने यहाँ से 1857 में क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से जो तैनात था कमिश्नर, उसका नाम था कमिश्नर, कौन सा कमिश्नर था यहाँ पे? टेलर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पीर अली के विद्रोह को किसने दबाया था? तो टेलर ने दबाया था। ठीक है, टेलर है, मैं साफ साफ लिख देती हूँ इसको, टेलर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? डेट देखिए, 21 अप्रैल 1858 की बात पूछ रहा है, तो ये वही डेट है जहाँ से अब कुंवर सिंह लड़ते हुए जगदीशपुर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से मात दिया और ये 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रवेश करते हैं और 26, एक सेकेंड, ये ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये जगदीशपुर की तरफ बढ़ रहे थे और इसी बीच में ये इनकी मुठभेड़ हुई अंग्रेज़ों से और इन्होंने बुरी तरीके से मात दिया। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो आप अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ये कौन था? विलियम टेलर था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, कौन था? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मुहतसिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी था, ये लोक आचरण अधिकारी। ये क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पे क्यों हटाया है, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी कुंवर सिंह के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल कराया है। तो मैंने ये क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे, लेकिन मैंने इस पे डेट लिख दी है, पूरा लिखा नहीं है। आप मुझे बताओगे कि ये जगदीशपुर में कब प्रवेश किए? इसका आंसर मुझे आप कल बताओगे, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताओगे। दास्ता-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। ये क्यों चित्रकार थे एक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया था। 1717 में कौन सा एक डॉक्टर था, यानी कि एक अंग्रेज था डॉक्टर, जिसका नाम था हैमिल्टन। ये पहुंचा इनके दरबार में और इसने इनका इलाज किया, जिसके एवज में इन्होंने क्या किया? 1717 में एक फरमान जारी किया कि आप बिना टैक्स के बंगाल में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सल्तनत के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किसके बने हुए थे? तो देखो, टंका और शशगनी ये किसके थे? चांदी के थे। और जीतल किसके थे? तो जीतल था तांबे का। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि ये टंका और जीतल, यानी कि टंका और जीतल, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों को किसने चलाया था? ये सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि शसगनी को किसने चलाया था, तो आप बताओगे फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। तो देखो, इम्तियाज़ अहमद लिखते हैं कि रजिया हर गुण में तो एक नंबर 1 थी, लेकिन अपने महिला होने की वजह से वो क्या हुई कि शासन पे काबिज नहीं रह पाई। ये उसका दुर्भाग्य था कि वो एक महिला थी। तो उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, ये इसका आंसर हो जाएगा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो ये था बलबन। बलबन ने ये कहा कि जो राजा होता है वो क्या होता है? वो ईश्वर के समान होता है और राजा की बात को मानना चाहिए। इसने क्या किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पैबोस और सिजदा नामक परंपरा यानी प्रथा किसने शुरू करी थी? तो ये भी आप बताओगे बलबन ने शुरू करी थी। बलबन का कार्यकाल कितना था? तो 1265 से लेकर के 1287,
ये इसका कार्यकाल था। ठीक है। और इसके बाद जो सत्ता में आए गुलाम वंश में, अच्छा बलबन किससे संबंधित था? गुलाम वंश से, गुलाम वंश से। लेकिन इसके बाद जो भी आए वो सारे कमज़ोर शासक सिद्ध हुए और ये खिलजी वंश की स्थापना हुई इसके बाद। यानी कि गुलाम के बाद कौन सी स्थापना हुई, किस वंश की स्थापना हुई? तो आप बताओगे खिलजी वंश की। कब हुई थी? 1290 में। अच्छा एक चीज़ आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए थे उसका एक सीक्वेंस बनाइए। तो उसका सीक्वेंस मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या है। पहले सबसे पहले आया गुलाम वंश, या इसी को बोलते हैं ममलूक वंश। फिर आएगा खिलजी वंश, और उसके बाद आएगा फिर तुगलक वंश, फिर आएगा तुगलक, फिर सैयद, और फिर अंत में आता है लोधी वंश। यानी क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम वंश कौन सा था, तो आप बताओगे लोधी वंश। सबसे पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तुगलक वंश की मैंने स्टार्टिंग में बताया। सैयद और लोधी की आप बताओगे। और यहाँ से क्वेश्चन आप एक और तैयार करोगे कि इनका सीक्वेंस पूछता है कि सबसे ज़्यादा शासन करने से लेकर के सबसे सबसे कम तक का सीक्वेंस लगाइए। यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर किसने किया, इसका एक सीक्वेंस पूछता है। तो आप ये मुझे बताओगे कमेंट करके। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो प्रथम तराइन का युद्ध अगर पूछ ले क्वेश्चन तो आप बताओगे 1191 में। और पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ करने हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों, यानी कि जो ऋग्वेद में यज्ञ करते थे उनको किस नाम से जानते थे? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो जितने भी पुरोहित थे चारों वेदों में उनको एक साथ अगर मिला के कहा जाए तो ऋत्विज कहते थे। और ऋत्विजों में क्या है कि चार प्रकार के ऋत्विजों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं ऋत्विज? यानी कि एक तो मिलता है होत्री का नाम, मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ। ये याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चार प्रकार के हैं ना, होत्री, अधर्यु, ठीक है। या इसको कभी कभी लिख देता है अधवर्यु, ये भी आपको देखने को मिलेगा ना। अगर एक और इसका होता है, आप बोलोगे उदगाता। और एक हो सकता है, एक नाम आता है ब्रह्मा का। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो मंत्रोच्चारण करते हैं, यानी यज्ञ को करते हैं। तो होत्री कौन होते थे? जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे। उसके ऋत्विज को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं जो ऋग्वेद के ऋत्विज होते थे। यानी कि जो ऋग्वेद में जिन यज्ञ करने वाले ऋषियों का जिक्र है उनको होत्री कहा जाता था। उन ऋषियों को एक नाम दिया जाता है ऋत्विज। और अधर्यु कौन होते थे? जो यजुर्वेद का पाठ करते थे। यजुर्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं उनका पाठ करने वालों को कहा जाता था अधर्यु। उद्गाता किसको कहते थे? जो सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनके पढ़ने वालों को कहते थे उद्गाता। और ब्रह्मा किसको कहते थे? जो अथर्ववेद से वेद का पाठ करते थे, इसके मंत्रों का उच्चारण करते थे, उसको कहते थे ब्रह्मा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है होत्री कौन थे, उद्गाता कौन थे, अधर्यु कौन था और ब्रह्मा कौन था। अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया कितने तरीके के हो गए ऋत्विज, चार प्रकार के। अब हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा ये वाला हमने देखा था ना, तो चार हमने ये आंसर बता दिया। वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार आपको भी पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि धोलावीरा से क्या मिला है, तो आप बताओगे धोलावीरा से मिला है अक्षरों की एक पट्टिका मिली है जिसपे कुछ हड़प्पा संबंधित लिपि लिखी गई है, अक्षर लिखे गए हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। प्लस यहाँ से क्या मिला है, जलकुंड मिला है। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से हमें मिला क्या है, गोदीबाड़ा।
गोदी बाड़ा, यानी कि यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है कि यहाँ व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो नर्तकी की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है और विशाल स्नानागार मिला है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से क्या क्या पूछा है? जुते हुए खेतों के निशान। अगर आपसे ये पूछ दे कि हल का खिलौना, हल का हल के रूप में खिलौना, यानी कि एक ऐसा खिलौना है जिसमें जो हल से हल बना हुआ है, वो खिलौना क्या है? हल है। खिलौना वो क्या? हल है। वो कहाँ से मिला है? तो आप बताओगे बनावली से, यानी कि हल का प्रतिरूप या हल का खिलौना कहाँ से मिला? बनावली से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी राय दी है। कोई कहता बाढ़ आ गया, कोई सूखा आ गया, जलवायु परिवर्तन आ गया। अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययनकर्ताओं ने एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि 900 वर्षों तक यहाँ पे क्या हुआ? बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 900। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हम सभी को पता है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जल निकासी प्रणाली। इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ का स्नानागार। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। तो इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ और हमने ये विद इन टाइम इसको कंप्लीट किया है। आप इसको एक बार सॉल्व करना, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उन सब के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। और मैं अगर वो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो उसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।